कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आस्था अग्रवाल। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व ऑटिज्म डे। डॉक्टर आस्था, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो ऑटिज्म है, इसके लिए खास दिवस क्यों चुना गया है, क्यों आज हम पूरे विश्व में इस दिवस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब अगर हमने विश्व का टॉपिक चुना है तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हम इस तरीके की मनाते हैं वो अवेयरनेस के लिए ही मनाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जाने, समझे, पहचाने कि क्या है। जब हम अवेयर होंगे तभी हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। और क्योंकि ऑटिज्म अब दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके लिए हम सभी को इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न कि कोई भी डे हम ऐसे मनाते हैं, उसका बेसिक रीज़न यही होता है। तो आज हम अपने श्रोताओं को ये बताने का प्रयास करेंगे कि ऑटिज्म क्या है। अगर हमें एक आम श्रोता को, एक आम नागरिक को ये बताना है कि ऑटिज्म क्या है, तो आप क्या कहेंगे डॉक्टर? अगर मैं एज अ पेरेंट बात करूं, क्योंकि बच्चों में पाया जाता है और हमें जागरूक होना चाहिए एज अ पेरेंट, तो ऑटिज्म है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स न्यूरोबायोलॉजिकल डिजीज़ है। और चैलेंजिंग एस्पेक्ट इसमें ये होता है कि बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं करता, और इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिफिकल्टी से डायग्नोस कर पाते हैं एज अ पेरेंट मैं बोलूँगी, क्योंकि आप उस चीज़ को नॉर्मल भी ले सकते हो। तो सोशल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस रहता है और कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर होता है बच्चों का। तो इन चीज़ों को पिक करना एट द राइट टाइम बाय अ पेरेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जल्दी पिक करेंगे, जल्दी डायग्नोस करेंगे तो उसका अच्छे से समाधान ढूंढ पाएंगे। तो हम जानना चाहेंगे क्या ये तंत्र की बीमारी है? एक्चुअली जब अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, तो उसमें ऐसे बोलना चाहिए कि कुछ वायरिंग का प्रॉब्लम समझ लीजिए आप, क्योंकि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर पेरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं तो बच्चे में चांसेस ज़्यादा होते हैं, या एक सिबलिंग, कोई आपका भाई या बहन ऑटिस्टिक है तो आपके ऑटिस्टिक होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए प्लस ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है, सोशली इसमें दिक्कत आती है बच्चे को इंटरेक्शन में, तो इसलिए इसका टर्म ऐसा दिया गया है। प्लस इसको अब स्पेक्ट्रम में माना जाता है। स्पेक्ट्रम इसलिए वर्ड यूज करते हैं ऑटिज्म के साथ बिकॉज बहुत ही छोटी छोटी सटल चीजें होती हैं, वो भी ऑटिस्टिक बिहेवियर में आती हैं, और बहुत सीवियर सिम्टम्स भी होते हैं जो ऑटिस्टिक बिहेवियर में आते हैं। प्लस ये बहुत सारी चीजों से ओवरलैप भी करता है। मान लीजिए बच्चे को ADHD है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो ADHD ही है या ऑटिस्टिक है, या दोनों ही चीजें भी बच्चे में हो सकती हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं बच्चों को, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों को। तो ये सब ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम से क्लैश कर सकते हैं, उसमें भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वो हमें सब चीज़ों को अलग अलग रखना होता है। डॉक्टर आस्था, आपने बताया कि जो बच्चा है वो सामाजिक रूप से जुड़ने में कठिनाई महसूस करता है, बातचीत करने में उसको कठिनाई होती है, और आपने बताया कि रिपीटेटिव बिहेवियर, जो बार बार दोहराने वाला व्यवहार होता है, वो आपने कहा कि ये है। क्या कुछ खास स्पष्ट कारण पता है इसका? नहीं, एग्जैक्टली हम ये सोचें कि ये चीज़ होगी तो ही ऑटिस्टिक होगा बेबी, ऐसा नहीं है। पर कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रीडिस्पोज करती हैं कि हाँ देयर आर हाई चांसेस। मान लीजिए कि जैसे पेरेंटल एज है अगर हाई है तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ हैविंग ऑटिज्म इन अ चाइल्ड, या बच्चा प्री टर्म है जो कि आजकल बहुत कॉमन है, होते हैं बच्चे, तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ ऑटिज्म इन दैट चाइल्ड। सो दीज आर थिंग्स विच कैन गिव मोर रिस्क टू योर चाइल्ड हैविंग बीइंग ऑटिस्टिक। हम कह सकते हैं कि एक आनुवंशिकता तो इसका कारण है, लेकिन लेट प्रेगनेंसी हम कहें, लेट या प्रेगनेंसी, यस, लेट प्रेगनेंसी में अब लेट प्रेगनेंसी होगी तो ऑब्वियसली मदर और फादर की ज्यादा होगी, उसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। जी, और प्रीमेच्योर डिलीवरी भी इसका कारण हो सकता है। प्रीमेच्योर, एग्जैक्टली। लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट, आपका बहुत ज़्यादा लंबा स्टे रहा हो, निकू में डिफ़िकल्ट स्टे रहा हो, डिलीवरी में डिफ़िकल्टीज आई हो, ये सब हो सकता है। हाल के दिनों में हमने देखा कि जो माता पिता है वो संवाद कम करते हैं, बातचीत कम करते हैं बच्चों के साथ, या बच्चा अकेलापन महसूस करता है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, टीवी वो ज़्यादा देख रहा है, या मोबाइल का वो अत्यधिक प्रयोग कर रहा है। तो क्या ये भी इसके पीछे कारण हो सकते हैं? मे बी विद टाइम ये हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल का यूसेज होने लग गया है और कम्युनिकेशन अपने आप में एक दिखावा रह गया है, हम लोग आपस में बातचीत ना करके हम सोशली उस चीज़ को कन्वे करते हैं, तो मे बी इट मे एग्जैजरेट
बट एट प्रेजेंट इट इज रियली डिफिकल्ट टू से कि हो सकता है या कोई विशेष कारण या कोई खास कारण इसका नहीं पता। स्पेसिफिक कारण नहीं होता कि हाँ हम सोचें कि ये है तो ऑटिज्म होगा ही, इट्स नॉट लाइक दैट जी। लेकिन ये बर्ताव जो थोड़ा असामान्य सा है। हमने देखा कि बच्चे पंजों के बल भी चलते हैं, एक ही चीज को बार बार कर रहे होते हैं। जैसे अगर वो गाड़ी है उसके पास तो वो टायर को घुमा रहा होगा बार बार, ये हमने देखा है। हाँ, लेकिन हमारे समाज में ऐसा भी है कि जब इस तरह की लक्षण दिखाई देते हैं तो बड़े बूढ़े या खुद पेरेंट्स इसको स्वीकार करने में थोड़े हिचकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके पापा भी देर से चलते थे या वो ज्यादा नहीं बोलते थे, देर से बोलना शुरू किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि माता पिता पहले से स्वीकार करें। आई थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन पहले तो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। मतलब ये हम लोगों के लिए भी चैलेंज है, पर आई ऑलवेज से दिस टू पेरेंट्स कि मान लीजिए कि हमें लगता है कि समस्या नहीं है तो गो अहेड, आप डायग्नोस करवाइए, असेस करवाइए। मैं तो कह रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है नहीं है, पर उस चीज का आपको 100% श्योरिटी कि नहीं है। हो सकता है आप सही कह रहे हो, मैं तो चाहती हूँ आप सही कह रहे हो एज अ पेरेंट, पर उस चीज को एनालाइज करके रीअश्योर करके 100% कंफर्म कर लेना ज्यादा जरूरी है। और वो इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी जल्दी हम ये जान लें कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है या नहीं, ठीक है आप चाहते हैं नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, पर अगर है तो जितनी जल्दी हम इसको डायग्नोस करेंगे हम उतना अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बच्चे के साथ रिजल्ट उतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है और बच्चा नियरली नॉर्मल हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर। द अर्ली वी स्टार्ट ट्रीटमेंट द बेटर रिस्पॉन्स वी गेट। जी, तो डॉक्टर आस्था, हम कह सकते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी यदि पता चल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, संभव है कि बच्चा नॉर्मल की तरफ चल पड़े। हम डायग्नोसिस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रकार की बात करेंगे। क्या इसको भी क्लासिफाई किया जा सकता है? ऑटिज्म बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, वही जैसे मैंने बताया कि माइल्ड टू सीवियर हो सकता है, पर एज सच इसके हम बहुत ज़्यादा उसको डिवाइड नहीं करते। हम डिलिनिएट ज़रूर करते हैं कि उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है या ऑटिज्म है, या लैंग्वेज के साथ कुछ और प्रॉब्लम है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है या ऑटिज्म है, या ऑटिज्म क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ भी हो सकता है तो वो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में आता है, या फिर वो अलग से ही वो बीमारी है लैंग्वेज की वजह से है। मान लीजिए कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसको बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, तो हम ऐसा नहीं है कि एक दो चीज़ क्योंकि वो बोल नहीं रहा है, सोशली एक्ट नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, तो हम उसको बोलने के वो ऑटिस्टिक है। नहीं, वी हैव टू बी वेरी श्योर कि उसको ये प्रॉब्लम लैंग्वेज डिसऑर्डर इस वजह से है एंड इट डज नॉट फॉल इन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम। जी, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रभावित बच्चा है या व्यक्ति है, भावनात्मक रूप से उसमें परिवर्तन होंगे, सामाजिक रूप से परिवर्तन होंगे और शारीरिक रूप से भी परिवर्तन होंगे। तो आमतौर पर जांच किस तरह से की जाती है? कौन कौन सी जांचें हैं जो आवश्यक हैं? ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है तो जनरली इसका एक असेसमेंट होता है विच इज़ बेस्ड ऑन पेशेंट्स हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन, जो कि पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट, इट्स अ टीम वर्क जो सभी कर सकते हैं। इनके क्वेश्चनेयर्स होते हैं और उन क्वेश्चनेयर्स को आपको बहुत ही स्पेसिफिक आंसर करना होता है और फिर उसकी स्पेसिफिक ग्रेड होती हैं और फिर ही हम क्लासिफाई करेंगे कि ऑटिस्टिक है या नहीं। एंड जितना जल्दी, जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो फर्स्ट 2 years दे ऑलवेज स्क्रीन ऑल द चिल्ड्रन फॉर ऑटिज्म। ये इंडिया में अभी नहीं है, पर अगर हमें लगता है कि रिस्क फैक्टर्स हैं या हमें कंफ्यूजन भी है कि हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू जस्ट स्क्रीन। आपको एक स्क्रीनिंग टूल यूज करना है जो कि क्वेश्चनएयर होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, एंड यू कैन बी श्योर कि हाँ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कैसे मतलब डिटेक्शन हो सके, अर्लियर डिटेक्शन, हाउ टू डिटेक्ट अर्लियर? कि अगर जैसे एक तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हमें मालूम है कि रिस्क फैक्टर्स हैं, मान लीजिए हमारा एक सिबलिंग, हमारा ऑलरेडी एक बच्चा ऑटिस्टिक है, तो उसको सेकंड चाइल्ड हम सोच रहे हैं और हम वी हैव अ सेकंड बेबी, तो वी शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन कैचिंग अर्ली साइंस। मान लीजिए अगर हम बहुत छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे की बात करें, तो उस बच्चे के साथ, हर कोई हम बच्चे के साथ खेलते हैं, रैटल से खेलते हैं, तो मान लीजिए आप रैटल से झुंझुना आपने बजाया, तो जैसे ही आपने नॉइज प्रोड्यूस करी, बच्चा एकदम तुरंत मुड़ के देखता है, उसको तुरंत पकड़ने की कोशिश करता है और खुश होता है, वो स्माइल करेगा, है ना, और आपको देखेगा, आपके साथ आई कांटेक्ट करेगा। तो अगर बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है और बहुत बार ऐसा नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी एक बार बच्चे ने ऐसा नहीं किया, पर हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चा ऐसे ही बिहेव करता है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इट्स अ रेड फ्लैग कि हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम, वी शुड डिस्कस इट आउट, वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट। अगर हम 1 साल के बच्चे की बात करें तो दे हैव कम्युनिकेशन, वो बैबलिंग करते हैं, 1-2 वर्ड्स बोलते हैं, मम्मा को देखेंगे, मम्मा के साथ आई कांटेक्ट करेंगे, मदर उनके साथ कम्युनिकेट करेगी तो खुश होंगे, अगर हम कोई आवाज़ करेंगे तो उसको मुड़ के देखेंगे। तो ये सब चीज़ें बच्चा नहीं कर रहा है। मान लीजिए बच्चा खेल रहा है और वो अपने ही खेल में मस्त है,
आप उसको बुला रहे हैं, आप उसकी तरफ अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा, तो ये एक रेड फ्लैग है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता। बच्चों को देखिए, आप आवाज देंगे, आपने कोई नॉइस करी, बच्चा मुड़ जाएगा। पर जो बच्चे इन सब चीज़ों से अफेक्टेड होते हैं वो अपने ही धुन में रहेंगे, वो अपने खेलते रहेंगे, वो आपको रिएक्शन ही नहीं देंगे। जी, अब बात करते हैं कि क्या इलाज संभव है? अगर इलाज है तो क्या है? किस हद तक ठीक किया जा सकता है ऑटिज्म को? देखिए, जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये थेरेपीज ही इनका इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि देयर इज सम मेडिकेशन, देयर इज सम प्रोसीजर कि हम उससे बेनिफिट पा पाएं। वी हैव टू गो टू थेरेपीज में वो धीरे धीरे करके आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है उस चीज को पिक करके उसकी पर्टिकुलरली वही थेरेपी डिजाइन होती है। कि मान लीजिए उसको रेपिटेटिव बिहेवियर है तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। मान लीजिए उसको कम्युनिकेशन में, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है, मान लीजिए वो दूसरे बच्चे के साथ नहीं खेलता, तो हमें उन चीजों को पिक करना है और 1 बाय 1 डील करना। उसके लिए आपको थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। एज अ पेरेंट आपको भी लर्न करना पड़ेगा हाउ यू कैन हेल्प योर चाइल्ड कि वो उस चीज से बाहर आए और धीरे धीरे करके इम्प्रूव। अल्टीमेटली हमारी एम है कि हमारा बच्चा सोशली एक्सेप्टेबल हो, वो हर किसी से इंटरेक्ट करे। आपने बहुत अच्छा बताया कि इसमें माँ बाप की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समाज की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि ये बच्चे समाज का भी हिस्सा हैं, ये स्कूल भी जाएंगे, साथ में जो इनके दोस्त हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार। यस, बिल्कुल, दिस इज अ ट्रेनिंग विच शुड बी गिवन। मतलब मुझे लगता है इंडिया में ज़रूर आनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए कि एज अ पीयर, मतलब अगर आपके साथ बच्चा खेल रहा है और आपको मालूम है कि दूसरा बच्चा, यू शुड हेल्प। आपको उनका मजाक नहीं उड़ाना है, आपको ये समझना चाहिए कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू बी अ पार्ट टू द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो अगर एज एनदर पेरेंट आप समझें इस चीज़ को और आप अपने बच्चे को समझाएं कि ठीक है, हमें इस बच्चे के साथ ऐसे खेलना है, हमें थोड़ा सा उसको मोटिवेट करना है। जैसे ये बच्चे मान लीजिए ज़िद्दी हैं या वो एक ही तरीके से खेलना चाहेंगे, एक ही पर्टिकुलर तरीके से खेलना चाहेंगे, तो थोड़ा सा हमें उस चीज़ को समझना होगा कि वी हैव टू गिव देम स्पेस। हम अगर बिल्कुल कंप्लीटली रेजिस्ट करेंगे तो वो एग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो अगर उसके दोस्त को ये चीज़ पता है तो उस चीज़ को उसमें हेल्प करेगा। अगर आप अवेयर ही नहीं हो तो वो तो फिर उस चीज़ को और वर्सन अप कर देंगे। तो इस चीज़ को हम सोशली एक्सेप्ट करें, हेल्प करें, क्योंकि हम में से किसी के भी साथ ये चीज़ हो सकती है और इट इज़ आवर एनीवेज ड्यूटी टू हेल्प आवर चिल्ड्रन। तो इट इज़ नॉट सच अ डिफिकल्ट पाथ टू टेक। जी, तो आज के इस खास दिन पर क्या कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से? कि ऑटिज्म से भागे नहीं, असेस करवाएं। बहुत अच्छी बात है कि बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है, पर अगर है तो उसको सही टाइम पे सही हेल्प की ज़रूरत है। जितना जल्दी आप इस चीज़ को मानेंगे उतना अच्छा अपने बच्चे के साथ कर पाएंगे, उतना अच्छा उसको ट्रीटमेंट दे पाएंगे और देयर इज़ नथिंग टू बी फोबिक अबाउट इट। आप एक तरीके से अपने बच्चे को जो मैक्सिमम हेल्प दे सकते हैं, जितनी जल्दी दे सकते हैं, वो आपको देना चाहिए। दिस इज़ एज अ पेरेंट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो डॉक्टर आस्था अग्रवाल, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने ऑटिज्म रोग कारण लक्षण उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।